नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया पर 4 का अलार्म। आइए शुरुआत करते हैं और दिन भर की हर बड़ी खबर का राउंड अप आप सभी तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले 4 बड़ी खबरों पर डाल लेते हैं नजर, जो आज की खबरें हैं। देखिए, पहली खबर जो आपके सामने होगी लखनऊ से, क्योंकि आग हादसे में 15 लोगों की भ्रष्ट सिस्टम ने जिंदगी छीन ली। जानेंगे क्या क्या लापरवाही पड़ी इसमें भारी। दूसरी खबर आज की होगी जो आपके सामने रखने जा रहे हैं। आग हादसे ने 15 परिवारों को किया सूना, जिनके सहारे की थी उम्मीद, उनके शव को उठाना पड़ा कंधे पर। तीसरी खबर आज की, राम मंदिर दान गबन पर एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट पेश, जानेंगे क्या हो सकती है कार्रवाई। और चौथी खबर आज की, पुणे में भी सोनम रघुवंशी जैसा कांड, ट्रैकिंग पर गए युवक को मंगेतर और उसके प्रेमी ने खाई में माफ करिएगा। देखिए, 15 लोगों की जान लेने वाले लखनऊ आग हादसे में 4 लोगों को गिरफ्त में लिया गया है। 2 लोगों की अभी भी तलाश जारी है। जिस इमारत में हादसा हुआ वहां फॉरेंसिक विभाग की टीमें जांच कर रही हैं। हादसे की जांच के लिए 2 सदस्यों की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई है। और हादसे वाली इमारत को रिहायशी इमारत के तौर पर इजाजत मिली थी, लेकिन उसका व्यावसायिक इस्तेमाल शुरू कर दिया गया। देखिए, लापरवाही बरतने के आरोप में 4 अधिकारियों को अब तक सस्पेंड किया जा चुका है, लेकिन 15 लोग इसमें मारे गए हैं। लखनऊ के अलीगंज में आग हादसे का शिकार हुई इमारत में फॉरेंसिक विभाग की टीमें सोमवार दोपहर इस 3 मंजिला इमारत में लगी आग ने 15 जानें ले ली। फॉरेंसिक विशेषज्ञ अब हादसे में जुड़े अहम सबूत जमा करने में जुटे हैं। इस बात की जांच की जा रही है कि आग कैसे लगी और इतनी भयानक कैसे हो गई। इमारत में ऐसा क्या क्या था जिसकी वजह से आग अचानक भड़कती चली गई। राज्य सरकार ने हादसे की जांच के लिए 2 सदस्यों की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी है, जिसमें अपर मुख्य सचिव पर्यटन अमृत अभिजात और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। घटना के सभी पहलुओं पर गहराई से जांच करके प्रस्तुत करेंगे और कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जिसको इसमें रखा जाए। अग्निकांड के सिलसिले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये है पॉप शॉट के मालिक रामकृष्ण उपाध्याय, इसके अलावा वीरेंद्र शुक्ला, तुषार कृष्ण जायसवाल और सुरेश कुमार। इन तीनों के पास इमारत का संयुक्त मालिकाना अधिकार था। आरोप है कि इस इमारत को रिहायशी इमारत के तौर पर मंजूरी मिली थी, लेकिन इसे अवैध तरीके से कारोबारी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, जो आखिरकार घातक साबित हुआ। चलिए जल्दी से नजर डाल लेते हैं कि ये अलीगंज की इमारत में हादसा इतना गंभीर कैसे हो गया। देखिए, अलीगंज पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक इस इमारत की पहली मंजिल में पेट शॉप और दूसरी मंजिल में क्लिनिक था। तीसरी मंजिल में वीडियो गेमिंग जोन और 3D एनिमेशन सेंटर था। चौथी मंजिल में आईटी नेटवर्किंग ऑफिस था। इमारत में आने और जाने का एक ही रास्ता था, यह सबसे खतरनाक। बाहर निकलने का कोई इमरजेंसी दरवाजा एग्जिट था ही नहीं। इमारत में बिजली का इंतजाम बहुत ही अनियमित था। एसी, आउटडोर यूनिट और बिजली का अन्य सामान असुरक्षित तरीके से बाहर की ओर लगाए गए थे। और सूत्र बता रहे हैं दोपहर 2:30 बजे पेट शॉप में शॉर्ट सर्किट से आग लगी और पूरी बिल्डिंग में लकड़ी का काम और साउंड प्रूफिंग मटेरियल था, जिससे आग भड़क गई। जो मेन डोर था यानी मुख्य दरवाजा इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग सिस्टम से लैस था। बिजली कटते ही दरवाजा बंद रह गया। छत पर जाने का रास्ता था, लेकिन वो भी बंद हो गया। अंदर मौजूद छात्र जहां थे वहीं फंस गए। खिड़कियां भी इमारत में एक ही ओर थीं, जहां से लपटें निकल रही थी और इमारत में धुआं भर गया। उसके भरने से कोई रास्ता अब नहीं बचा लोगों के पास। तो लखनऊ में आग हादसे में 15 लोगों की जान लेने वाली इमारत को सील कर दिया गया है। अवैध निर्माण के चलते इस इमारत को ध्वस्त करने का फैसला भी लिया गया है। हालांकि एक बार पहले ऐसे ही एक फैसले को टाल दिया गया था। भयानक आग हादसे का शिकार हुई इस इमारत को सील कर दिया गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अब इमारत को गिराने का नोटिस दे दिया है। अवैध निर्माण को लेकर 2016 में भी इसे गिराने का नोटिस दिया गया था, लेकिन 2 महीने बाद आदेश वापस ले लिया गया। लेकिन इस बार हादसे के बाद इस इमारत का ध्वस्त होना तय हो गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अब उन अधिकारियों की जांच भी शुरू कर दी है जिनकी ढिलाई और लापरवाही की वजह से इमारत में अवैध निर्माण हुआ। 4 अधिकारियों को अब तक सस्पेंड किया जा चुका है। ये हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गौरव कुमार, फायर स्टेशन सेफ्टी ऑफिसर कमलेंद्र कुमार सिंह, लखनऊ विकास प्राधिकरण के असिस्टेंट इंजीनियर अनिल कुमार, प्राधिकरण के जूनियर इंजीनियर प्रमोद पांडे। इन सभी पर अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में लापरवाही के आरोप लगे हैं और सभी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। एसआईटी को भी 7 दिन में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट देने को कहा गया है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, स्थल का निरीक्षण करेंगे। राज्य सरकार के क्रम में जो जांच आदेश का दिया गया उसमें सब लोगों से मिलेंगे, यही अभी कहना है। देखिए, ये या फिर इस जैसे और हादसे रुक सकते हैं अगर इमारतों के निर्माण से लेकर उन्हें मंजूरी देने तक की प्रक्रिया में बेईमानी ना हो
भ्रष्टाचार ना हो, घपला ना हो। इस इमारत में एलडीए की नजरों के सामने शुरू से ही अवैध निर्माण हुआ। इस इमारत को अवैध निर्माण के चलते 2016 में गिराने का आदेश भी दिया गया था, लेकिन 2 महीने बाद वो आदेश कैसे वापस हो गया? इमारत का आवासीय नक्शा पास किया गया था। वीरेंद्र शुक्ला, धीरेंद्र शुक्ला, सुरेंद्र शुक्ला के नाम से नक्शा पास हुआ, लेकिन यहां कारोबारी गतिविधियां चल रही थी। ये एक गैर व्यावसायिक इमारत थी, तो फिर 2022 से इस पर व्यावसायिक टैक्स कैसे वसूला जा रहा था? इस 3 मंजिला इमारत को फायर की एनओसी भी नहीं मिली थी। ये इतनी लापरवाही सिर्फ कहेंगे या भ्रष्टाचार कहेंगे? और बिना अधिकारियों के ये सब कुछ हो सकता था क्या? लखनऊ की बिल्डिंग में आग के बाद मंजर कितना भयावह होगा, इसका अंदाजा हमारे संवाददाता अजय की रिपोर्ट देखकर आप लगा सकते हैं। और आज सुबह होते ही अजय बिल्डिंग के अंदर पहुंचे, वहां की तस्वीर हैरान करने वाली है। जो खाने पीने का जो जानवरों का सामान था वो बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। इन बाइक्स को देखिए किस तरीके से ये जो बुलेट्स हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। व्हीकल्स है, 2 व्हीलर दूसरे व्हीकल हैं जो पूरी तरीके से यहाँ पर गले हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए इन गाड़ियों की स्थिति, और ऊपर की तरफ देखिए एसी के कंडेंसर्स किस तरीके से गले हुए हैं। अब हम आगे बढ़कर सीढ़ी की तरफ बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे तस्वीरें की क्या अंदर की स्थिति थी, किस तरीके की चुनौती थी। इन चुनौतियों के बीच से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता आगे बढ़कर इन चुनौतियों को दिखा रहे हैं। कैसे देखिए आग की लपटों का असर किस तरीके से यहाँ पर है, सब कुछ काला हो रखा है। आगे बढ़कर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अंदर की तरफ सब कुछ जला हुआ दिखाई दे रहा है। ये वो पेट शॉप है, पेट शॉप के अंदर की तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से पेट शॉप के अंदर की तरफ जहां पर स्टॉक रखा हुआ था, ये स्टॉक जल रहा था। और इस स्टॉक को देखिए और समझिए जो जगह है सब कुछ बिखरा हुआ है। भीषण आग इसी हिस्से से ऊपर की तरफ चढ़ी थी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ अंदर बिल्डिंग के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, बिल्डिंग के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्डिंग के अंदर की तस्वीरों के साथ हम आपको अंदर का दिखाएंगे। अब उस फ्लोर पर हम पहुंच गए हैं जहां पर ये मूल हादसा हुआ था और इसके अंदर का स्टॉक है। और सीधे अब उस फ्लोर की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जहां पर सबसे ज्यादा डेड बॉडीज मिली है। जिस जगह से ये डेड बॉडीज मिली है और इन डेड बॉडीज के पीछे ये वो दरवाजा है जो दरवाजा खुला नहीं था और ना खुलने के चलते तमाम डेड बॉडीज थी मिली थी। अंदर की तस्वीरें देखिए, ये गड्ढा खुला हुआ है और इसी गड्ढे से डेड बॉडीज को निकाला गया था। ये वो कंप्यूटर सेंटर है जहां पर डेड बॉडीज मिली थी, अंदर की तरफ आग नहीं थी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये डेड बॉडीज मिली थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अंदर की तमाम। देखिए अंदर आग के बाद किस तरीके से सब कुछ बिखरा हुआ है, अंदर का असर हम आपको दिखा रहे हैं। अंदर क्या कुछ हुआ था इसी के बाथरूम में यहाँ पर तमाम चीजें बिखरी हुई दिखाई दी थी। तो देखिए ये वो तस्वीरें हैं, यहाँ तक की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आग के अंदर देखिए कैसे यहाँ पर सब कुछ जला बिखरा है। इस कोने से बच्चे कूदते हुए दिखाई दिए थे। ये जो कोना है इसी कोने से तार को पकड़कर बच्चे कूदते हुए दिखाई दिए थे। और ये वो पूरा घटनाक्रम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आग का असर देखिए किस तरीके से, यहाँ कीबोर्ड है, ये वो कंप्यूटर शॉप है उसका कीबोर्ड है, किस तरीके से सब कुछ गला हुआ है। ये सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इधर देखिए कैसे कुर्सियां, कीबोर्ड सब कुछ गला हुआ है। ये वो कोना है जहां से कूद रहे थे छात्र, वो क्यों नहीं गेट से निकले, इधर से क्यों गए। ये अंदर का स्टोर के हम सामान दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से अंदर की तरफ आग थी और इस आग के चलते सब कुछ यहाँ तहस नहस हो चुका है। राशन की जो दुकान यहाँ पर जानवरों के खाने पीने की थी। देखिए लखनऊ आग हादसे ने 15 परिवारों को सूना कर दिया, उजाड़ दिया। कई परिजनों का आरोप है कि समय पर मदद पहुंचती तो कुछ बच्चे बचाए जा सकते थे। फायर ब्रिगेड पर भी देर से पहुंचने का आरोप लग रहा है हमेशा की तरह। आने वाले थे, किया जा रहा था कि उस टाइम उस तरह से ये भी ध्यान दिया जाता तो हो सकता है बच्चे बच जाते। फोन किसी का उठा नहीं पाया। पहले उसने बताया 1-2 लोगों को, फोन किया था हमारी बड़ी बेटी, थोड़ा ध्यान दे लिए होते तो आज इतने सारे बच्चे सब बच गए होते। मेरा बेटा भी आज जिंदा होता, मेरा बेटा भी होता दुनिया में। मेरी तो दुनिया उजड़ गई। उसका कॉल आया था पापा को कि पापा बचा लो। जो मेरा भाई अंदर फंसा है जो मर गया, उसी ने कॉल की थी कि भाई आग लगे सबको ले गया, बचाओ हमें। 2 बजे हम पहुंचे। आदित्य श्रीवास्तव नाम है उसका, दोस्त था मेरा, बेस्ट फ्रेंड था। उसने बोला कि भाई इसके बाद हम जल्दी पहुंचे, कुछ फायदा नहीं। पहले तो काफी कम थी,
और हम लोगों ने सब लोगों ने यहाँ पे फोन ऑन करा, लेकिन फायर ब्रिगेड कितना टाइम लगा आने में? कम से कम 45 मिनट लग गया। एक बंदा ऊपर से गिरा था। कौन से फ्लोर से गिरा था वो सबसे ऊपर वाले फ्लोर से गिरा था, उसकी कमर की हड्डी टूट गई। फायर ब्रिगेड टाइम से पहुंच जाती है अपने बचाव के लिए। मेरे भाई ने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया, सोचा कि बच जाएगा, पर उतनी देर में फायर ब्रिगेड पहुंच जाते तो शायद मेरा भाई हम लोग के साथ होता। देखिए, साल बदलते हैं, शहर बदलते हैं, लेकिन हादसों की ऐसी तस्वीर नहीं बदलती। ये अलग अलग साल और शहरों की तस्वीरें अब आपको दिखा दें। हर जगह लापरवाही ही है, भ्रष्टाचार से लोगों की मौत हो गई। जरा देखिए ये 6 तस्वीरें। 24 मई 2019, आपको याद होगा, गुजरात सूरत के एक कोचिंग सेंटर में भीषण आग लगी। 22 मासूम छात्रों की मौत हो गई जो पढ़ने गए थे। इस हादसे ने देश को झकझोर कर रख दिया और कोचिंग सेंटर्स की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े किए। 13 मई 2022, दिल्ली के मुंडका इलाके की एक व्यवसायिक इमारत में आग लगी। 27 लोगों की जिंदगी वहां चली गई। इमारत में फायर एनओसी और सही निकास यानी एग्जिट की भारी कमी थी। 25 मई 2024, गुजरात के ही राजकोट में एक गेमिंग जोन में टीआरपी गेम जोन में आग लगी। इसमें बच्चों सहित 27 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा पूरी तरह से प्रशासनिक लापरवाही और बिना अनुमति के चल रहे निर्माण का नतीजा था। 6 दिसंबर 2025, साल के अंत में गोवा में हुए एक भीषण अग्निकांड ने 25 लोगों की जिंदगी छीन ली, जिससे पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा मानकों की पोल खोलकर रख दी गई। और 3 जून 2026, दिल्ली में एक बार फिर आग का तांडव देखने को मिला, जिसमें 23 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बार बार होते यह हादसे बताते हैं कि पुरानी गलतियों से कोई सबक नहीं लिया जा रहा है। और कल लखनऊ में आग हादसे ने 15 लोगों की जिंदगी छीन ली। सिस्टम का भ्रष्टाचार सिस्टम में ना होता तो ये जान आराम से बचाए जा सकते थे, लेकिन उसके बाद से खाना पूर्ति से काम नहीं चलेगा। और कितना भी आप कोशिश कर लीजिए, ये जो 15 बच्चों की जिंदगी गई है, जो परिवार उजड़े हैं, वो वापस नहीं आ पाएंगे। उनके माता पिता से पूछिए, जिन्होंने लालन पोषण और भविष्य के एक सपने का निर्माण होते हुए जिन्होंने अपने बच्चों को कोचिंग संस्थान में भेजा था, उनकी ख्वाहिश अधूरी रह गई। सिस्टम ने उनकी जिंदगी को छीन ली। हालांकि सरकार एक्शन ले रही है, लेकिन ये नाकाफी है। इससे हम सबक क्या लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त शाम 4 बजे की 4 बड़ी खबर, 4 बिग न्यूज आपके सामने रखते हैं। पुणे के लोहागढ़ में राजा रघुवंशी जैसा हत्याकांड हुआ। शादी से पहले मंगेतर को किले से धक्का दिया गया, प्रेमी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। दोनों गिरफ्त में हैं और पुलिस ने खुलासा किया है। चार दिनों के बाद भी नहीं सुलझा रुद्रप्रयाग में निहंगों का मामला। गुरुद्वारे की छत पर कब्जा करके बैठे निहंगों को मनाने की कोशिशें जारी। अपने साथियों को छुड़वाने की कर रहे मांग। पार्किंग को लेकर विवाद हुआ। नीट यूजी की री एग्जाम के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पहला इंटरव्यू। एनडीटीवी से बोले, परीक्षा की सफलता के लिए सभी का आभार। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले बचेंगे नहीं। इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। अग्निकांड से ही जुड़ी बड़ी खबर ये, जहां हादसे में कानपुर के 2 युवकों की भी मौत हुई है और संयम और सूरज की अग्निकांड में मौत हो गई। उसी इमारत में काम करते थे ये दोनों बच्चे। 10 दिन पहले ही संयम की दादी की भी मौत हुई और अंतिम संस्कार के बाद लखनऊ लौट गया था संयम। ये बड़े दुखद है एक पहलू। हादसे में कानपुर के 2 युवकों की मौत हुई है। आपको रिपोर्ट दिखा रहे, देखिए जरा। नियति का क्रूर प्रहार कैसा होता है, इसकी वानगी कानपुर के इन 2 नौजवानों को देखकर समझी जा सकती है। बर्रा इलाके के रहने वाले सूरज सिंह की इस दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। ठीक 3 साल पहले सूरज के पिता की भी कार्यस्थल पर आग की चपेट में आने से मौत हो गई। मां, छोटे भाई और बहन का इकलौता सहारा सूरज ही था, लेकिन इस हादसे ने परिवार को तोड़ कर रख दिया है। जॉब करता था तो निकलने की कोई जगह नहीं बन पाई, तो अंदर वहीं पे ही अंदर मौत हो गई और संडे की रात में यहाँ से गया। 28 साल का संयम विज भी लखनऊ में हुए भयानक अग्निकांड में नहीं बच पाया। घर में दादी की 13वीं थी। आज संयम को लखनऊ से कानपुर लौटना था। माँ रास्ता देख रही थी, लेकिन वहाँ बेटे का शव पहुँचा। भाई तो हुई है, एक गेट लगा था, बच्चे नहीं निकल पाए, ना फायर सिस्टम होगा ना कुछ होगा। आग की लपटों ने कानपुर के इन 2 हंसते खेलते परिवारों को हमेशा के लिए उजाड़ दिया। तो लखनऊ में हुआ भीषण अग्निकांड अपने पीछे चीखें, मातम और कभी ना खत्म होने वाला दर्द दे गया है। इस हादसे ने 15 जिंदगियों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। कोई अपने माँ बाप का इकलौता सहारा था, तो कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर से दूर यहां पढ़ने आया था, भविष्य निर्माण के लिए। लखनऊ की इस भयानक आग ने कई परिवारों को उम्र भर का जख्म दिया है। उनमें से एक परिवार मार्टिनपुरवा इलाके का भी है। 27 साल का नीलेश
4 साल से सॉफ्टवेयर का काम कर रहा था, लेकिन उसे क्या मालूम था कि सोमवार का दिन उसकी जिंदगी और परिवार के लिए सबसे भयानक साबित होगा। नीलेश की मां और बहन के आंसू थम नहीं रहे हैं। फायर ब्रिगेड टाइम से पहुंच जाती है अपने बचाव के लिए। मेरे भाई ने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया, सोचा कि बच जाएगा, पर उतनी देर में फायर ब्रिगेड पहुंच जाते तो शायद मेरा भाई हम लोग के साथ होता। ऐसी ही दर्दनाक तस्वीर लखनऊ की मोर्चरी से भी आई है, जहां कोलकाता से आए अनामिका के माता पिता अपनी बेटी के शव को देखकर सुध बुध खो बैठे। 3 साल पहले नौकरी के लिए अनामिका लखनऊ आई थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हमारा तो लड़की चला गया, क्या बोलेगा। वो चंडीगढ़ में था, ज्यादा दिन नहीं था, वो 3 महीना किया था, अच्छा नहीं लगा, चला है। अब जांच में जो भी है, लेकिन इस त्रासदी ने कई परिवारों के आंगन को सूना कर दिया है। देखिए, इस भीषण अग्निकांड की आंच बाराबंकी तक भी पहुंची, जहां के 2 होनहार नौजवानों की इस हादसे में जान चली गई है। दोनों परिवार जाहिर सी बात है सदमे में हैं, मातम में हैं। बेहतर भविष्य के जो सपने बाराबंकी से लखनऊ पहुंचे थे, वो इस हादसे में हमेशा हमेशा के लिए जलकर राख हो गए। लखपेड़ा बाग के 24 साल के ग्राफिक डिजाइनर मोहम्मद अम्मार पूरे परिवार की उम्मीद थे। वेल्डिंग की दुकान चलाने वाले पिता ने बेहद मुश्किलों से बेटे को इस मुकाम तक पहुंचाया था, जिसे आग की लपटों ने हमेशा के लिए उनसे छीन लिया। ये छोटा भाई, ये सबसे छोटा है, और एक उमेर है, वो साथ में है बॉडी के। और बहन एक है। मेरा एक ही दोस्त था, सिर्फ एक ही दोस्त था वो, इसके अलावा कोई दोस्त नहीं। गाजीपुर के इस इलाके में भी सन्नाटा पसरा है। इन्हीं गलियों में पड़ा हुआ 19 साल का शहजान 3D आर्ट और गेमिंग की ट्रेनिंग के लिए लखनऊ गया था। जब इमारत धुएं से घिरी तो उसने मां को फोन कर बताया कि मैं अंदर फंस गया हूं, लेकिन शहजान को बचाया नहीं जा सका। इस हादसे ने दोनों परिवारों को कभी न भूल पाने वाला ऐसा दर्द दिया है, जो उन्हें हमेशा सताता रहेगा। देखिए, इस हादसे का दंश सीतापुर भी पहुंचा। 25 साल का आदित्य आग में जिंदा जल गया। हादसे से पहले उसने अपनी बहन को कॉल किया था, लेकिन बहन भी आखिरी कॉल उठा नहीं पाई। जो आज हमारे बच्चे साथ हुआ है, मेरा भैया 25 साल नहीं पूरा हुआ, उसके पहले सीतापुर का 25 साल का आदित्य 3D कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर पहचान बनाने में जुटा था। जब आग लगी तो उसके रिश्तेदार ने आदित्य को कूदने के लिए कहा, लेकिन वो कूद नहीं पाया। देर रात जब उसका शव बाहर आया तो सबकी आंखें पथरा गई। इस वज्रपात के बाद माता पिता सदमे में चले गए हैं। दे दिए होते तो आज इतने सारे बच्चे सब बच गए होते। मेरा बेटा भी आज जिंदा होता, मेरा बेटा भी होता दुनिया में। मेरी तो दुनिया उजड़ गई। लखनऊ अग्निकांड में 25 साल की ज्योति की जान भी चली गई। वो एनिमेशन की बारीकियां सीख रही थी। जब परिवार तक इस हादसे की खबर पहुंची तो परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। बस आप ले गए अंदर, वहाँ पड़ी अपनी बच्ची, पहचान लोगी, केवल इतना चेहरा झुलस गया था बस। इस कभी ना भूल पाने वाले भयानक हादसे ने कई होनहार युवाओं को अपने परिवारों से छीन लिया। चलिए, हर खबर पर नजर है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहें, देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। हम लौट रहे हैं बेहद जल्द। ब्रेक के बाद 4 के अलार्म में आप सभी का बहुत स्वागत है। एनडीटीवी इंडिया पर मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड के बाद यूपी सहित देश के कई शहरों में कोचिंग सेंटर्स की जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। इन सेंटर्स पर सुरक्षा के मानकों की जांच की जा रही है। देखिए, लखनऊ हादसे के बाद प्रशासन जागा है। यूपी के तमाम शहरों में कोचिंग सेंटर्स की पड़ताल हो रही है। अब प्रयागराज में सेंटर्स का औचक निरीक्षण किया गया। कानपुर में 30 संस्थान सील किए गए। मिर्जापुर, औरैया, झांसी में भी गहन चेकिंग जारी है। संगम नगरी प्रयागराज में फायर डिपार्टमेंट की टीमों ने शहर के कर्नलगंज, एलनगंज, कटरा और सिविल लाइन के तमाम कोचिंग इलाकों में ताबड़तोड़ चेकिंग की। जहां खामियां पाई गई, वहां समय सीमा के भीतर सुरक्षा मानक दुरुस्त करने की हिदायत दी गई। कार्रवाई जो है, जिसमें उसको बिजली पानी जो बिजली के कनेक्शन डिसकनेक्शन कराना है या उसको सीलबंदी कार्रवाई करनी है, या उनके अधिष्ठाता या मालिक जो है उनके खिलाफ जो है वाद दायर करना है, तो उसमें आगे कार्रवाई फिर हम करेंगे, अगर ये लोग मतलब उसमें कार्रवाई नहीं करते हैं तो। मुरादाबाद में अग्निशमन विभाग ने मोर्चा संभाला और 4 टीमों ने कोचिंग संस्थान के सुरक्षा मानकों को परखा।
और दोनों काम ना हो पाए तो व्यवस्था ऐसी हो, निकास मार्ग इतने ज़्यादा हो कि आज बच्चे टीचर सब भाग गए। इस मौके पर कोचिंग संचालकों और कर्मचारियों को आग लगने की स्थिति में बचाव के उपायों की जानकारी दी गई और आपात स्थिति से निपटने का प्रशिक्षण दिया गया। देखिए, कानपुर में 30 कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया गया है क्योंकि वो तय मानक के खिलाफ कोचिंग चला रहे थे। रिपोर्ट रख रहे हैं। लखनऊ अग्निकांड के बाद सबसे ज्यादा एक्शन कानपुर में नजर आया। काकादेव मार्केट में कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 16 अवैध कोचिंग सेंटर और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सील कर दिया। केडीए के दस्ते ने कई इलाके में छापेमारी की। सील होने वाले संस्थानों में एलन इंस्टीट्यूट भी शामिल है। कानपुर में अब तक 30 संस्थानों को सील किया गया है। वो सभी क्षेत्रों में भ्रमण कर लें और एक गली और एक बिल्डिंग को चेक कर लें। अगर कहीं भी मानक के अनुरूप नहीं चल रहा है या कोई ऐसी बिल्डिंग जहाँ इस तरीके की दुर्घटना होने पर लोगों के जान माल की हानि हो सकती है, तो उन सभी जगहों को चिन्हित करते हुए उसमें भी जो हमारा अर्बन प्लानिंग एक्ट है उसकी सुसंगत धाराओं में हम लोग कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। झांसी में तो कोचिंग सेंटरों में बच्चों की छुट्टी कर दी गई जो सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरे। अग्निशमन विभाग ने जिन सेंटर्स को बंद किया उसमें महिंद्रा कोचिंग सेंटर भी शामिल है, जिसके पास जरूरी एनओसी नहीं पाई गई। हालांकि कार्रवाई के नाम पर यहां कई कोचिंग सेंटरों को सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, जिससे विभाग की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उधर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से लेकर औरैया तक अग्निशमन विभाग और पुलिस की टीम बीती रात से सड़कों पर है। ये टीमें अलग अलग कोचिंग सेंटर्स की जांच कर रही हैं। मिर्जापुर में जो कोचिंग सेंटर फायर ऑडिट पर खरा नहीं उतर रहे, उन्हें बंद करने का आदेश दिया जा रहा है। कोचिंग सेंटर आग लगने की स्थिति में कितने तैयार, इसकी बारीकी से जांच की जा रही। जो कोचिंग चल रही है जिसमें ज्यादा लड़के आते हैं वहाँ की फायर ऑडिट करा ली जाए और जब तक फायर ऑडिट नहीं हो जाती तब तक कोचिंग को बंद करा दिया जाए। लखनऊ अग्निकांड के बाद औरैया जिला प्रशासन और अग्निशमन विभाग भी पूरी तरह अलर्ट नजर आ रहा है। जिन संस्थानों में निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हो रहा है, उन्हें चेतावनी दी गई ताकि समय रहते सब कुछ दुरुस्त किया जा सके। जिला प्रशासन ने बताया, जब तक संस्थानों में सुरक्षा पुख्ता नहीं हो जाती, ये अभियान जारी रहेगा। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में जहां जहां कोचिंग सेंटर्स और दूसरे संस्थान चल रहे हैं, उनका क्या हाल है, जरा आपको दिखाते हैं। मुखर्जी नगर और कालूसराय से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। यहाँ पर दिखा रहे हैं लगातार जो आप विजुअल्स में देख रहे हैं कि किस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं कि ये एक जो है नैरो जो हम कहें स्टेयरकेस बनाई गई है। मीटर्स भी हम आपको दिखाए तो वो बाहर ही लगे हुए हैं। और आप क्या बता रहे थे हमें, मीटर्स जो आपने बाहर में लगाए हैं फायर एग्जिट के नाम पे, सिर्फ एक स्टेयरकेस। जितने दिल्ली में जितने यहाँ पर बिल्डिंग बने हैं ना, जो गवर्नमेंट ने बनाकर जो बिल्डिंग दिए हैं, सारे बिल्डिंग में मीटर ऐसे ही लगे हुए हैं। 30 साल 40 साल से उस तरीके की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। अब या तो इसमें किसकी गलती है, अब हम लोग ने तो यहाँ पे आके रेंट पे जगह ली, अब वो फायर एनओसीज उस समय कोचिंग के पास या फिर बिल्डिंग के पास होती तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है ना। कैसे हमें कुछ इतना होता नहीं है, हम लोग यहाँ पे वो सब इतना उसके करके आते नहीं है। हमें पता है कि हमारी सेफ्टी का और ध्यान हमारे टीचर्स रखेगी, बट फिर भी हमारा कुछ इतना है नहीं कि हमें इस पर फोकस करना है। हमारा मेन प्रायोरिटी पढ़ाई है। तो हर एक जिंदगी महत्वपूर्ण है, हर एक जिंदगी सुरक्षित रहे, यही उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं अयोध्या की खबर। अयोध्या में राम मंदिर गबन की जांच करने वाली एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है और रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव को सौंपी गई है। रिपोर्ट में अभी तक के सबूतों और जिम्मेदार लोगों की भूमिका पर बात की गई है। तो ये आपको जानकारी दे दें, राम मंदिर दान गबन पर एसआईटी रिपोर्ट सौंपी गई। एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी है अपर मुख्य सचिव को। ये उसी की तस्वीर भी है, रिपोर्ट विस्तार से देखिए। अयोध्या राम मंदिर दान गबन केस की जांच कर रही एसआईटी ने 6 दिन के अंदर अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंप दी है। अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद को सौंपी गई इस रिपोर्ट में अभी तक के सभी सबूत और आरोपियों की भूमिकाओं को शामिल किया गया है। जो चीजें संज्ञान में आई हैं, प्रकाश में आई हैं, उसको जो हमारी सामने आया उसको हमने अभिलिखित करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ये फर्स्ट रिपोर्ट है, जो अभी हमारी फाइनल लास्ट रिपोर्ट है वो उसके बाद प्रस्तुत की जाएगी।
सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में दान राशि की गणना और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। अभी तक किसी को क्लीन चिट नहीं दी गई है। रिपोर्ट में गणना कर्मियों के चयन और ट्रस्ट पदाधिकारियों से उनके संबंधों की भी जांच की गई है। सूत्रों के मुताबिक कुछ कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की भी सिफारिश की गई है। मंदिर की आंतरिक व्यवस्था के लिए जिम्मेदार पदाधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल किए गए हैं। एसआईटी के मुताबिक 10 से 15 दिन में अंतिम रिपोर्ट भी पेश कर दी जाएगी। तो एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट तो सौंप दी, लेकिन अब आगे क्या हो सकता है, क्या होगा? राम मंदिर दान चोरी पर एफआईआर दर्ज होगी। मुकदमा दर्ज होने के बाद विस्तार से जांच होगी। कई लोगों की गिरफ्तारी संभव है। राम मंदिर ट्रस्ट में बदलाव हो सकता है। दान की गणना और पारदर्शी बनाई जाएगी। ट्रस्ट और गणना कर्मियों की जिम्मेदारी, उनकी भूमिका तय होगी। आगे बढ़ते हैं अगली खबर। ईरान अमेरिका समझौते के बीच यह खबर है, जहां परमाणु ठिकानों को लेकर बिगड़ी है बात। जेडी वेंस के बयान को ईरान ने खारिज कर दिया सिरे से और परमाणु ठिकानों की जांच से ईरान का इनकार है। यूनाइटेड नेशन निरीक्षकों की एंट्री पर भी रोक लगा दी है ईरान ने। तो ईरान अमेरिका समझौते को लेकर यह जो बड़ी खबर है, परमाणु ठिकानों को लेकर बात बिगड़ गई है। जेडी वेंस के बयान को ईरान ने खारिज कर दिया है। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान की बातचीत के बाद लगा था कि रिश्तों की जमी बर्फ पिघल रही है। जेडी वेंस ने इसे बेहद मजबूत बुनियाद तक करार दिया। ईरान को कई प्रतिबंधों से राहत मिल गई, लेकिन ईरान ने परमाणु कार्यक्रम पर अपना सख्त रुख बरकरार रखा है। ईरान ने कहा, यूएन के निरीक्षकों को उन परमाणु ठिकानों में नहीं जाने देंगे जिन पर अमेरिका इजराइल ने हमला किया था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ हमारी कोई बैठक नहीं हुई और न हमने निरीक्षण कराने की योजना बनाई है। इससे पहले जेडी वेंस ने ऐलान किया था कि ईरान अपने परमाणु ठिकानों की जांच के लिए तैयार हो गया है। जेडी वेंस ने इसे मील का पत्थर तक करार दिया था। पिछले साल अमेरिका इजराइल का ईरान के साथ 12 दिन का युद्ध हुआ था। B-2 बॉम्बर्स के जरिए ईरान के परमाणु ठिकानों पर जोरदार हमले किए गए थे, जिसके बाद ईरान ने IAEA की पहुंच पर रोक लगा दी थी। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर प्रहार किया है। भ्रष्टाचार कर रही है सरकार। भ्रष्टाचार करके एनओसी क्यों दे रहे हैं? इन मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार को और जगह जांच करनी चाहिए। बीजेपी सरकार में पास नक्शों फायर एनओसी की जांच हो, ये सवाल खड़े किए हैं अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने। कह रहे हैं भ्रष्टाचार करके एनओसी क्यों दे रहे हैं? भ्रष्टाचार सब मानकों के ऊपर है। भ्रष्टाचार से बनी सरकार ही भ्रष्टाचार कर रही है और उसी का परिणाम ये जान चली गई। और एनओसी देने वाले लोग आखिरकार भ्रष्टाचार कर करके एनओसी क्यों दे रहे हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? और अगर कार्रवाई हुई है, ये सामान्य घटना नहीं है। जब आप फायर के मानकों पर कोचिंग बंद कर रहे हैं तो कम से कम सरकार को देखना तो चाहिए था कि और जगह जांच करते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो नक्शे पास हुए हैं, जिनको एनओसी मिला है फायर का, कम से कम उनकी ठोस जांच होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर। पुणे में सोनम रघुवंशी जैसी वारदात सामने आई है। मंगेतर को, जी हां, मंगेतर ने मार डाला। प्रेमी के साथ मिलकर रची गई है खौफनाक साजिश, जहां पहाड़ से मंगेतर को धक्का देकर मार डाला गया। दोनों आरोपियों को पुलिस ने अब अपने गिरफ्त में ले लिया है। तो मंगेतर ने ही मंगेतर को मार डाला, प्रेमी के साथ मिलकर। सोनम रघुवंशी जैसा एक मामला सामने आया, जहां प्रेमी के साथ मिलकर खौफनाक साजिश रची गई। हत्या के अंजाम को, वारदात को अंजाम दे दिया गया। ये पहाड़ से नीचे धक्का देकर मार डाला गया। ये देखिए जरा, ये पुणे से खबर है, जहां सोनम रघुवंशी जैसी वारदात सामने आई है। आपको विस्तार से भी बताने जा रहे हैं। देखिए, शुरुआत में केतन के घर वाले इसे एक सिर्फ हादसा मान रहे थे, लेकिन घटनास्थल का पुलिस ने दौरा किया। टेक्निकल डिटेल्स की बारीकी से जांच पड़ताल की गई। जांच के बाद पुलिस का शक बढ़ गया। पुलिस के पास मोबाइल डेटा, कॉल रिकॉर्ड मौजूद था और मौके पर मौजूद कुछ लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस कंफ्यूज हो गई। उन्हें इस घटना पर शक हुआ कि यह हादसा नहीं बल्कि एक प्लानिंग हो सकती है, साजिश।
मौके पर मंगेतर और सिया के साथ प्रेमी की मौजूदगी ने पुलिस को सोचने पर मजबूर किया और जांच के बाद यह खुलासा हो गया कि मर्डर के पीछे असली मकसद क्या था। इसकी जांच शुरू हो गई। पुणे के कारोबारी के यहां फायरिंग हुई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जिम्मेदारी ली है इसकी। हवाला कारोबारी को धमकी दी गई है। वसूली के लिए फोन आया था और नजरअंदाज करने पर यह फायरिंग की गई है। तो पुणे में कारोबारी के यहां फायरिंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है। तो ये बड़ी खबर, हवाला कारोबारी को धमकी दिया गया, वसूली के लिए फोन कॉल और कहा गया कि नजरअंदाज अगर किया तो इस पर फायरिंग हो गई। तो पुणे में एक हवाला कारोबारी पर फायरिंग से सनसनी है। हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगली खबर की बात करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर लोकप्रियता पाने के चक्कर में बदमाश कानून का खौफ भूल गए हैं। इंदौर के परदेशीपुरा का एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है और जिसमें बदमाश खुलेआम अपनी दादागिरी का प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और पुलिस क्या कर रही, क्या एक्शन हुआ, देखते हैं। हाथों में धारदार हथियार और नशे में चूर ये बदमाश विशाल धनगर और उसका साथी, जिसे ना तो कानून का खौफ है ना पुलिस का डर। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे ये सरेआम अपनी दबंगई का प्रदर्शन कर रहा है। सस्ती लोकप्रियता और जनता में दहशत पैदा करना है इन बदमाशों का काम। सोशल मीडिया पर ये वीडियो आते ही पुलिस के कान खड़े हो गए। पुलिस ने मानकों की जांच शुरू कर दी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों को खंगाला जा रहा है। सवाल ये है कि सोशल मीडिया पर हीरो बनने की चाहत में युवक आखिर किस राह पर चल पड़े? क्या लाइसेंस और व्यूज कानून से भी ऊपर हो गए? पुलिस प्रशासन ने इस मामले को संज्ञान में तो ले लिया, लेकिन सवाल है क्या ऐसी सख्त कार्रवाई होगी कि भविष्य में कोई दोबारा ऐसी हरकत न कर सके। वहीं देखिए, पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं के खिलाफ लोगों का आक्रोश यानी गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। हुगली से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें टीएमसी के सीनियर नेता को स्थानीय लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ा। बदन पर पैंट और बनियान, गले में जूते की माला और सड़क पर पैदल मार्च। ये टीएमसी के सीनियर नेता और बंगाल के गाराकेश्वर नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन सपन सामंत हैं और इनकी ये हालत यहाँ की जनता ने किया है। पहले यहाँ की जनता पिटाई की, फिर अंडे और टमाटर फेंके और फिर उठक बैठक भी कराई। टीएमसी नेता सपन सामंत पर आरोप है कि पद पर रहते हुए उन्होंने जमकर भ्रष्टाचार किया और जनता का पैसा लुटाया। अब जनता आक्रोशित है, जिसका बदला स्थानीय लोगों ने इस शर्मनाक तरीके से लिया। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल इस घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। राजनीतिक गलियारों में इस घटना को लेकर हलचल तेज हो गई। और अब खबर राजस्थान से, जहां राजस्थान के बूंदी में चोरों के हौसले बुलंद हैं वहां भी, लेकिन सुने मकान को निशाना बनाने पहुंचे 3 बदमाशों के मंसूबे पर घर के सुरक्षा सायरन ने पानी फेर दिया। ये पता करते हैं, देखते हैं क्या हुआ। रात का अंधेरा और पूरा इलाका सूना। अंधेरे में 3 शातिर चोर पूरी तैयारी के साथ आए। तस्वीरें राजस्थान के बूंदी के गायत्री नगर की हैं, जहां सुबह करीब 4 बजे 3 बाइक सवार बदमाश एक सूने मकान के बाहर रुके। मकान मालिक के पंजाब जाने की जानकारी मिलने के बाद बदमाशों ने पहले रेकी की और फिर ताला तोड़ने की कोशिश करने लगे। थोड़ी देर में ही उन्होंने ताला तोड़ दिया और अंदर घुस गए, लेकिन चोरों को नहीं पता था कि अंदर दाखिल होते ही उनका शातिरपना धरा का धरा रह जाएगा। वे घर के भीतर दाखिल हुए। सुरक्षा सायरन तेज आवाज में बज उठा। सायरन की आवाज से घबराए बदमाश वारदात को अंजाम देने के बजाय जान बचाकर मौके से फरार हो गए। शोर सुनकर आसपास के लोग भी जाग गए और पुलिस को सूचना दी।
पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन संदिग्धों की तलाश कर रही है। इस खबर के साथ ही 4 के अलाम में आज के लिए इतना ही। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए आप इजाजत। अब आपसे मुलाकात होगी शाम 6:55 पर न्यूज हेडक्वार्टर में। बने रहे, देखते रहे आप एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।